नमस्कार। आज हम बात करेंगे संज्ञा शब्द पर, यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा संज्ञा। दोस्तों, पीछे वाला जो अपना टॉपिक था वो टॉपिक चला था शब्द। हमने बात की थी शब्द की परिभाषा, शब्द के भेद, और यानी कि शब्द के भेदों में जो हमारी बातचीत आई थी वो थी, यानी कि शब्द के दो भेद थे प्रयोग के आधार पर, जिनमें एक था विकारी शब्द और दूसरा था अविकारी शब्द। जो विकारी जो शब्द थे उनके फिर यानी कि चार भेद हुए, और उन चार भेदों में जो बात आई वो थी यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। वहीं पर यानी कि ये बात तो किसकी थी? विकारी शब्दों की। उसके बाद में जो बात हमारी आई थी वो बात थी अविकारी शब्दों की। अविकारी शब्दों में जो बात चली थी तो यानी कि क्रिया विशेषण, वहीं पर बात हुई थी समुच्चय बोधक, और संबंध बोधक, फिर था विस्मृति बोधक। कहने का मतलब है कि विकारी और अविकारी शब्दों के भेदों के बारे में हमारी चर्चा हुई थी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात है हमारी यानी कि संज्ञा। तो जो संज्ञा शब्द है वो सम जोड़ ज्ञा से बना है, और इसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान इसका अर्थ होता है, पूर्ण रूप से ज्ञान। दूसरी तरफ अगर इसके बाद इसके अर्थ के बारे में हम बात करें तो इसका मतलब यानी कि होता है नाम। कहने का मतलब है कि संज्ञा किसे कहें? संज्ञा नाम को कहते हैं। अगर हम इसको परिभाषित करें तो हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे इसके परिभाषा, तो परिभाषा में हम बात करें कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये बात आई, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब यहां पर मान लीजिए जैसे व्यक्ति की बात आई, तो व्यक्ति में जैसे राम, श्याम, मोहन, राधा आदि। बात आती है वस्तु की, तो वस्तु के लिए जैसे टेबल, घड़ी आदि। बात आती है स्थान की, तो स्थान के हिसाब से देखें तो जयपुर, दिल्ली आदि। उसी तरह से बात करें गुण, तो गुण में जैसे
ईमानदारी, अच्छाई आदि। बात करें हम जैसे भाव की, तो सुख, दुख, उदासी, ईर्ष्या आदि। यानी कि ये सब क्या है? नाम है। और ये नाम ही क्या कहलाता है? ये सब क्या है? नाम। और ये नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। अब हम बात करते हैं, यानी कि ये तो बात हो गई संज्ञा की परिभाषा की। अब हम यानी कि बात, अगला जो बिंदु ले रहे हैं वो है संज्ञा के भेदों की बात करें। अब संज्ञा के भेदों की बात में इसको देखिए आप, संज्ञा के भेद। तो मूल रूप से संज्ञा के जो भेद हैं वो हैं 3 प्रकार। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जो भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा, और जो तीसरा भेद है वो है भाववाचक संज्ञा। मूल रूप से तो यानी कि ये 3 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और कई जगह पर यानी कि 5 प्रकार बताए जाते हैं। और उन 5 प्रकारों में जो 2 प्रकार और जो शामिल किए गए, वो दोनों ही जो प्रकार हैं वो इसके यानी कि जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं, जिसमें हम कह सकते हैं समूहवाचक संज्ञा, और दूसरा जो है वो है द्रव्यवाचक, या फिर यूं कहें कि पदार्थवाचक संज्ञा। ये 2 भेद और इसमें शामिल किए गए। यानी जो यूं तो 5 प्रकार लोग बताते हैं ना, जिनमें 5 प्रकार में 2 प्रकार जो शामिल किए गए वो किसके आगे? जातिवाचक संज्ञा के आगे। एक तो हो गया समूहवाचक संज्ञा, और दूसरा कौन सा हो गया? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। अब हम जो बात करेंगे, और वो बात करेंगे सबसे पहले किस पर? व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर बात करेंगे। और व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है इसके बारे में हम बात करते हुए आगे चलते हैं। इसको परिभाषित करते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि इस प्रकार के जो शब्द हैं वो यानी कि किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, यानी कि इन नामों को क्या करता है? वो संबोधित करता है। तो वे शब्द जिनसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, माह, दिन आदि के नाम का बोध होता है, उन्हें जरा बोलना क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहां पर देखिए, जैसे बात आई व्यक्ति, तो व्यक्ति के नाम की अगर बात करें हम, तो जैसे
गणेश, महेश, सुरेश आदि। उसके बाद में बात आ गई वस्तु। तो वस्तु में देखिए बजाज पंखा, और वहीं पर टेक्समो मोटर, नहीं क्या, जैसे कि फाउंटेन पेन, ऐसी स्थिति। उसी तरह से जैसे स्थान की बात आ गई, तो स्थान में आ गया जयपुर, जोधपुर, कोलकाता आदि। फिर बात आ गई जैसे कि माह। अब माह के लिए जनवरी, दिसंबर, चैत्र, फागुन, आदि। बात आ गई जैसे दिन की, तो रविवार, शनिवार आदि। इस प्रकार से यानी कि क्या कि ये बात आ गई है व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो वे शब्द जिनसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण यानी स्थान, माह, दिन आदि के नाम का जो बोध होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इधर यानी कि जैसे व्यक्तियों के नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, माह का नाम, दिनों के नाम, ये सारे किस में आ गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब अगला जो हम बिंदु लेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में अगर इसको हम परिभाषित करें तो इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, माह, पशु पक्षी, आदि की जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि बात हम कर रहे हैं कि किसी जैसे व्यक्ति की बात आ गई, स्थान की बात आ गई, तो यहाँ पर इनमें जैसे आदमी, उदाहरण के तौर पर हम इस बात को ले रहे हैं, आदमी, शहर, गाय, मोर, महीना,
वर्ष, सप्ताह है, पहाड़, आदि। कहने का मतलब एक जाति विशेष का बोध होता है। जैसे आदमी, संपूर्ण मानवता आ गई इसमें। शहर, बहुत सारे शहर हैं। गाय, विभिन्न गायें हैं, यानी कि जैसे कि राठी है, थारपारकर है। वहीं पर जैसे मोर, महीना, वर्ष, सप्ताह है, पहाड़ आदि का जब यानी कि बोध होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, या आदि के नाम का बोध होता है तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा होती है। उसी क्रम में जो हम आगे बिंदु लेंगे वो बिंदु होगा अपना पदार्थ, पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक। संज्ञा। अब इसको अगर हम परिभाषित करें तो इसको परिभाषित यूं कर सकते हैं, यानी कि वे शब्द जिनसे किसी पदार्थ के नाम का बोध होता है उन्हें पदार्थ और वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, तांबा, जल, कपड़ा, लोहा, प्लास्टिक, रबर आदि। यानी कि वे शब्द जिनसे किसी पदार्थ के नाम का बोध होता है उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, तांबा, जल, कपड़ा, लोहा, प्लास्टिक, रबर आदि, इस प्रकार की जो बातें हैं वो। उसी क्रम में हम आगे जो बिंदु ले रहे हैं वो अगला बिंदु है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अब इसमें देखो, समूह के जैसे ही समूह शब्द आया तो इससे हमें इस बात का भान हो गया, हमें एहसास हो गया कि बहुत सारी चीज़ों का जो समूह है उसका नाम क्या है? समूहवाचक संज्ञा। अब इसको अगर हम परिभाषित करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं, वे शब्द जिनसे, वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के समूह का बोध होता है, बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कक्षा, ज्यूरी, सेना,
भीड़, गुलदस्ता आदि। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कक्षा बहुत सारे विद्यार्थियों का समूह है, ज्यूरी बहुत सारे सैनिकों का समूह है, सेना बहुत सारे सैनिकों का समूह है, यानी कि सॉरी जो ज्यूरी है बहुत सारे न्यायाधीशों का समूह है, जो सेना है वहाँ पर सैनिकों का समूह है, भीड़ बहुत सारे लोगों का समूह है, और जो गुलदस्ता बहुत सारे फूलों का समूह है। इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। और उसी क्रम में भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में क्या है, भाव तो क्या है, एक तरह का संवेग है। इसमें किसी भी चीज़ का, वस्तु का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, एक एहसास होता है, एक कल्पना होती है, यानी कि जिसको हम आभास कर सकें, वो क्या है, भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। अब यहाँ पर इसको हम परिभाषित करें तो यूँ करें, वे शब्द जिनसे किसी गुण, दशा, भाव या हलचल का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, अच्छाई, सुख, दुख, घृणा, हंसी, क्रोध आदि। कहने का मतलब ऐसे शब्द जिनसे किसी गुण या फिर दशा या फिर भाव या हलचल का बोध होता हो, ईमानदारी है, अच्छाई है, सुख दुख है, घृणा है, हंसी है, क्रोध है, ये सब प्रकार के जो संवेग हैं, जो भाव हैं, वो सारे के सारे आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो संज्ञा के बारे में जो हमारी बातचीत हुई, वो उसकी परिभाषा, उसके भेद, उनके बारे में बातचीत हुई। आगे वाला जो हम बिंदु लेंगे वो लेंगे हम भाववाचक संज्ञा के बारे में, यानी कि भाववाचक जो संज्ञा है वो यानी कि कई बार उसमें जो बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, उसके रूप में हम बात करेंगे। तो देखिएगा, भाववाचक की जो संज्ञा है उसका बदलाव, उससे पहले यानी कि हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बातचीत करेंगे। और वो जो महत्वपूर्ण जो बातचीत है वो क्या है, जैसे कि, और ये बहुत ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्तिवाचक जो ये जो संज्ञाएं हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञाओं के विभिन्न प्रयोग, इसके बारे में हम बात करेंगे। कहने का मतलब क्या है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे कई बार जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदल जाती है, तो जातिवाचक जो संज्ञा है वो भाववाचक संज्ञा के रूप में बदल जाती है। यानी कि उनकी अलग अलग जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के बारे में हम बात करेंगे। और ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इसमें जो हम बात कर रहे हैं
और वो बात करेंगे इसके बारे में कि जो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा कब बन जाती है। तो आप इस बारे में देखिएगा, इस बिंदु को देखिएगा। वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा को या व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे राम तो हरिश्चंद्र है। मोहन लौह पुरुष है। लौह पुरुष है। घनश्याम भगत सिंह है। वह देश के लिए कुछ भी कर सकता है। और वहीं पर अगला जैसे अपन बिंदु लें तो उसको हम इस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि वह तो सूरदास है। यहां पर देखिएगा, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। उदाहरण देखिए, राम तो हरिश्चंद्र है। अब यहां पर जो हरिश्चंद्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सत्य के लिए। मोहन लौह पुरुष है। जो लौह पुरुष है, ये जो बात आती है, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जो शब्द है वो आता है सहनशीलता के लिए। घनश्याम भगत सिंह है। अब भगत सिंह की जो बात आती है तो यानी कि यहां पर जो बात आ रही है वो है देशभक्ति के लिए। सूरदास जो शब्द है वो प्रचलित है अंधे के लिए। अब यहां पर मूल बात क्या है? देखो, यहां जैसे हरिश्चंद्र जो सत्य के लिए है, यानी इसके बारे में बात बताई गई है। यहां पर लौह पुरुष सहनशीलता के संदर्भ में बात कही गई है। जो भगत सिंह जो शब्द है वो देशभक्ति के लिए प्रचलित है, और जो सूरदास है वो अंधे के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? यानी जब किसी व्यक्ति विशेष के गुणों की यानी कि तुलना की जाती है या गुणों की संज्ञा दी जाती है, तो वहां पर फिर क्या है कि वो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है ना वो नहीं रहेगी, बल्कि वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो चीज आ गई, यानी कि जैसे हरिश्चंद्र है, लौह पुरुष है, भगत सिंह है, सूरदास है, ये सारे के सारे किस रूप में आ जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होंगे, या जातिवाचक संज्ञा इनको माना जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, या ध्यान रखने की बात यह है, फिर उसी बात को मैं दोहरा रहा हूं कि जब किसी व्यक्ति के गुणों की किसी को संज्ञा दी जाती है तो वहां पर वो जो गुण विशेष की जो बात आ रही है और वो जातिवाचक संज्ञा होती है। आगे वाला जो बिंदु लेंगे हम, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक
संज्ञा के रूप में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब यहां पर यानी कि इस बात को भी हम उदाहरण के द्वारा ही समझते हैं। जैसे मैं उदाहरण यहां पर दे रहा हूं, लोह पुरुष के कार्यों को कौन नहीं जानता। दूसरा उदाहरण, नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे। वहीं पर अगला उदाहरण, नेताजी ने देश के लिए बहुत संघर्ष किया। बहुत संघर्ष किया। वहीं पर मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब देखिए, जैसे कि यहां पर लौह पुरुष, नेहरू, नेताजी और मोदी, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। यानी ये किस रूप में आ गए? जातिवाचक संज्ञा के रूप में आ गए। लेकिन बात यहां पर यह है कि जैसे लौह पुरुष की जब बात आई तो सीधा सीधा किसके रूप में आया? यानी कि सरदार पटेल, उनकी तरफ इंगित हुआ। यहां पर नेहरू की बात आई तो यानी कि जवाहरलाल नेहरू की बात आ गई। उसी तरह से नेताजी की बात आई तो नेताजी की अगर नेताजी के लिए बात कहें तो वो है सुभाष चंद्र बोस। इन्हीं के लिए बात आ गई। यहां पर मोदी जी की बात करें तो नरेंद्र मोदी। कहने का मतलब यहाँ ये जो जितने भी जो शब्द हैं, मोदी, नेताजी, नेहरू, लौह पुरुष, ये जो जितने भी शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द क्या? जातिवाचक हैं। लेकिन जैसे ही इनका वाक्य के रूप में हमने प्रयोग किया तो ये एक व्यक्ति विशेष के रूप में प्रयुक्त हुआ, या वहाँ पर ये एक तरह से रूढ़ हो गया। एक व्यक्ति विशेष के लिए क्या हो गया? रूढ़ हो गया। इसलिए ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस बात को हम यूँ कह सकते हैं कि जब कोई जातिवाचक संज्ञा का शब्द व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तो वहाँ पर वो जातिवाचक संज्ञा न हो करके बल्कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है। और अब इसी क्रम में हम आगे वाला जो बिंदु लेंगे वो देखिए। इसमें जो बिंदु था यानी कि भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि उसमें इतनी बुराइयां हो सकती हैं मैं सोच भी नहीं सकता। यहाँ पर जो यानी कि भाववाचक संज्ञा जो है यानी कि वो है बुराई, और इसने यानी कि जातिवाचक के रूप में कैसे ले लिया? बुराइयों के रूप में। यहाँ पर है कि अब दूरियां भी नजदीकियों में बदल गई,
तो यहाँ यानी कि भाववाचक जो संज्ञा है वो क्या है, दूरी, और जो यहाँ पर जो नजदीकी है यानी वो है भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ यानी कि ये भाववाचक संज्ञा किस में बदल गई, यानी दूरियां, यानी कि दूरियों के रूप में प्रयुक्त तो होते ही जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदल गई। वहीं पर जो नजदीकी जो शब्द है इसको यानी जैसे ही हमने नजदीकियां यानी बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया तो वो किस रूप में आया, जातिवाचक संज्ञा के रूप में। उसी तरह से यानी कि जो ऊंचाइयां नापनी हो तो पहाड़ों पर जाओ, यहाँ पर जो ये ऊंचाइयां जो शब्द है ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और अब इसमें जो मूल बात है समझने वाली वो बात ये है कि जो भाववाचक जो संज्ञा होती है वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। इस बात को बस ध्यान में रखना आप। तो भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होती है, यानी कि प्रयुक्त तो होती है। और अगर भाववाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयोग हो जाए या प्रयुक्त हो जाए तो निश्चित रूप से वो जातिवाचक जो संज्ञा है वो बन जाती है। इस बात को आप निश्चित रूप से मानिएगा, यानी भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होती है। अगर वह बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो गई तो वो भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे यहाँ पर बुराइयां हैं तो बुराइयां बहुवचन शब्द है, यानी कि इसका एक वचन रूप क्या है, बुराई। भाई बुराई शब्द है, भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जैसे ही इसका बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया ये जातिवाचक संज्ञा बन गई। यहाँ पर जो दूरी शब्द है यानी कि वो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इसका प्रयोग बहुवचन के रूप में दूरियां इस रूप में प्रयुक्त हुआ तो जातिवाचक संज्ञा बन गई। उसी तरह से यानी कि नजदीकी जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जैसे ही यानी कि इसको बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया गया तो वहां पर ये कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदल गई। उसी तरह से यानी कि ऊंचाई भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर प्रयोग किस रूप में हुआ, यानी कि बहुवचन के रूप में, इसलिए ये भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो गई। ये बात हुई यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा है इनका विभिन्न प्रयोग। यानी व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाती है, और वो जो जातिवाचक संज्ञा के रूप में जब प्रयुक्त होती है तो क्या होता है, यानी कि जैसे अपनी बात पहले ही हो गई है कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो एक तरह से किसी व्यक्ति विशेष के गुण के आधार पर यानी कि काम में ली जाती है तो वो जातिवाचक के रूप में आ जाती है। और अगर मान लीजिए जो जातिवाचक है वो जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष के लिए यानी कि जैसे रूढ़ हो गया तो वहां पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। उसी तरह से ये बात हो ही गई कि भाववाचक संज्ञा है वो अगर बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो ये बात हुई दोस्तों यहाँ पर यानी कि संज्ञा और उसके प्रकार, वहीं पर जो संज्ञा है उसका विभिन्न रूप में प्रयोग। उसी क्रम में हम आगे वाला जो यानी कि बिंदु लेकर के आएंगे और वो बिंदु लेकर के आएंगे हम कि यानी कि जो भाववाचक जो संज्ञा है वह किस प्रकार से बनती है या किन किन शब्दों से बनती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये विषय वस्तु आपको अच्छी लगी तो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से धन्यवाद।